क्या बात हो सकती है मेरे लिए। एक्चुअली में मैंने जब विंडोरामा ज्वाइन किया था 1990 में, तो सीधा साहब मेरे बॉस रह चुके हैं। और ये जो मैं आगे आपको प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा, उसमें इंडोरामा में मैंने जो कुछ सीखा और अपनी पूरे लास्ट 40 इयर्स के कैरियर में जो कुछ सीखा, उसका एक निचोड़ है। और मैं एक मिनट ये प्रेजेंटेशन ऑन कर देता हूँ। मैं थोड़ा गूगल में पहली बार कर रहा हूँ, तो लेट मी चेक। इसमें एक सेकेंड है। हेलो, स्क्रीन नहीं आया ना अभी तक? नहीं आया है अभी। अभी नहीं आया है। एक सेकेंड, मेरे को क्या है कि थोड़ा सा गूगल का मालूम नहीं कि यहाँ से शेयर स्क्रीन कैसे जाने का है। स्क्रीन तो है इसमें। You take your time and do it. You take your time. हाँ, इसमें नीचे शेयर का बटन है, उसमें जाते हैं। और लेकिन मेरा ये शेयर का बटन ऑफ आ रहा है, तो या तो मेरे को अथॉरिटी नहीं है शेयर करने की, ऐसा कुछ है। आपको जो भी एडमिन है उसको वो करना पड़ेगा, मेरे को लगता है। कैलाश आप हैं यहाँ पे, तो कैलाश विल हेल्प आउट। हाँ श्रेया जी बोलिए, जस्ट अभी आया। इनको स्क्रीन शेयर करने में लुदा जी को डिफिकल्टी है, तो आप प्लीज इनको देखिए। लोधा जी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं कि फोन? लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। आपको नीचे ना एक प्रेजेंट नाउ करके हाँ, बटन मैं दिखेगा। प्रेजेंट नाउ में जब जाता हूँ तो 3 ऑप्शन आते हैं, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ क्रोम टैब। बेस्ट है योर एंटायर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एंटायर स्क्रीन में जब जा रहा हूँ तो उसमें 2 बटन आते हैं नीचे, कैंसल एंड शेयर। तो वो जो कैंसिल और शेयर नहीं दबाना है, वो कैंसिल और शेयर। एंटायर स्क्रीन में पहले आपको जो विंडो के अंदर स्क्रीन दिख रही है उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर शेयर दबाइए। ओके राइट, ये दबा दिया। अभी आ रही है मेरी? नहीं, एक मिनट, शेयर दबाइए आप। हाँ शेयर करना। हाँ, और अब मेरे को शायद प्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब आपको पावर पॉइंट स्क्रीन पे लाना पड़ेगा। आ गया क्या? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है। लोधा जी आप हमें हम आपको देख पा रहे हैं और आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप बोलने पे फोकस रखिए और कोई भी इशू आएगा तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह का एक्सपीरियंस क्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लेट अस एक्सक्यूज मी फॉर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। एनीवे, नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर। सो जो आज का टॉपिक है वो है 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस। ओके, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 नाम है। जो ये बुक का जो फ्रंट टाइटल पेज है, और आशुतोष जी ने ये किताब लिखी है, और इसका जो कॉन्सेप्ट और मॉडल डेवलप किया है, फ्रेमवर्क वी कॉल इट 5E फ्रेमवर्क, वो मैंने लास्ट करीब 30 सालों से डेवलप कर रहा था मैं। और इसकी जो नींव पड़ी थी इस फ्रेमवर्क की, वो जब मैं इंडोरामा में था 1990 में, उस समय इसके ऊपर वर्क किया था मैंने। और इस पे मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया है, इंडोरामा में भी और कई ऑर्गेनाइजेशन में भी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी। और ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसको मैंने प्रैक्टिकली अलग अलग कई ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया है, और कई अलग अलग चीज के लिए यूज किया है, और ये हमेशा मुझे इससे सक्सेस मिली है। और तो इसमें अभी ये जो मैं आपका फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसके 5 पार्ट हैं। वन इज हाउ and when I developed this framework, then what is an organization, and what is an excellence, what are the elements, and how to get it. So इस तरह से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले how and when this framework got developed, उसकी मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में 1980 में I passed out my CA and started working
इन कल्पतरु कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया मैंने बॉम्बे में. उसके बाद में आई मूव टू नागपुर. यहाँ पे नागपुर में मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लाइक फेरोलेस कॉरपोरेशन जो कि स्टील डिवीजन है, और महाराष्ट्र मेटल जो कि मेटल एल्यूमिनियम पाउडर डिवीजन है कंपनी है, और कॉवेंट्री स्प्रिंग जो कि इंजीनियरिंग आइटम बनाती है. उसके बाद में आई मूव टू इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया में आई वर्क फॉर इंडोरामा फॉर ऑलमोस्ट 11 years, एंड आई वेंट देयर एज ए अकाउंट्स मैनेजर, और सीटा साहब के साथ में भी काम किया उस पीरियड में. और उस समय मुझे मतलब ये मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की बुक्स पढ़ने का शौक लगा, और मैं काफ़ी बुक्स पढ़ने लगा. तो ऑलमोस्ट मैंने उस पीरियड में करीब करीब 400 से 500 मैनेजमेंट एंड लीडरशिप किताबें पढ़ी. और जो एक चीज़ समझ में आई कि हर किताब में कुछ ऐसा कॉमन है, जो कि एक पैटर्न निकलने लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ही कॉमन होती है, और वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज हो सकती है. तो उसको लेके मैंने फिर एक फ्रेमवर्क डेवलप किया. आपने वैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क देखे होंगे, वर्ल्ड वाइड चलते हैं, लाइक 7S मॉडल है या BCG मैट्रिक्स है. इस तरह से बहुत सारे वर्ल्ड वाइड मतलब मॉडल्स यूज करते हैं लोग बाग टू गेट द एक्सीलेंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मैंने अपना एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, और उस समय मुझे मौका मिला सबसे पहले हम मतलब इंडोरामा ने एक यूनिट एक्वायर की जो कि लॉस मेकिंग यूनिट थी, जिसका टर्नओवर था उस समय से 98 में अराउंड $20 million, और उसमें लॉसेस थे $3 million. एंड आई वर्क फॉर दैट यूनिट फॉर ऑलमोस्ट 2 years, एंड फर्स्ट टाइम मैंने ये फ्रेमवर्क वहाँ पे यूज किया, and I was able to brought down the losses from $3 million to around $700,000. और उसके बाद में I got transferred to Sri Lanka in a spinning unit to look after as a profit center head for a spinning unit. हालांकि स्पिनिंग वगैरह मेरा एरिया नहीं है, आई बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट फिर मैंने अगेन ये फ्रेमवर्क यूज किया, एंड I could take control of that unit, that company very easily. So I utilize this framework in taking a control of a new business altogether. Then I moved to India, and after doing 1 or 2 jobs, then I joined SMS Infrastructure Limited in 2004. And at that time, I was given a responsibility to say create and start a new division which is called Waste Management and Environment Division. So since last 16 years I am working there, and I am the first employee of that division, and I am proud to say that presently we have around 20 projects all over India and abroad, and we have around 1100 employees, and we have around 350 crores of turnover. So this everything I could achieve by utilizing this framework means practice this framework. Around 2 years back, I came in contact, 2-3 years back, I came in contact with Dr. Ashutosh Paturkar, and we discussed about this framework, and then he graciously and happily agreed to write a book on that. And the book is already published online, and the physical form of book will be available, say, around within 15 days of time. So now I will try to explain you the एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये ऐसी कुछ भी नहीं है इसमें जो कि आपने सुना नहीं होगा या यूज नहीं किया होगा या समझा नहीं होगा. तो इसकी इम्पोर्टेंस इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में नहीं है या इंडिविजुअल एस्पेक्ट में नहीं है, बट इन टोटलिटी, और जो यूनिकनेस है फ्रेमवर्क की इन टोटलिटी, वो इम्पोर्टेंट है, और वो
मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपका कैसा भी बिजनेस हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, या आपका मतलब एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी प्रोफेशनल है, यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड हो सकता है कुछ उसके एस्पेक्ट ज्यादा काम में आए, कुछ उसके एलिमेंट्स है वो कम काम में आए, लेकिन अगर आप ये एलिमेंट को इवन इन द सिचुएशन ऑफ कोविड व्हेन एवरीवन इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम, वी कैन यूज दिस फ्रेमवर्क in taking control of the situation and running the business successfully. This I can definitely guarantee about it because I have utilized this at many places in various situations. Okay, so अपन पहले बात करते हैं कि what इस जो बुक का टाइटल है 5 elements of organizational excellence. So there are 3 words which are important. One is organization, another is say excellence, and third is the elements. So इस पे थोड़ा बात करेंगे अपन। तो ऑर्गेनाइजेशनल मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया में, चाहे नेचर है, चाहे बिजनेस है, चाहे घर है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका दिमाग है, उसमें एक ही प्रोसेस काम करती है और उस प्रोसेस का नाम है आईपीओ। मैंने इसको नाम दिया आईपीओ। इट इज नॉट ए से आईपीओ ऑफ द कंपनीज, बट बेसिकली इट इज ए इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आप देखेंगे कि हर चीज में आपके कुछ इनपुट है, कुछ प्रोसेसेस होती है और कुछ आउटपुट होता है। लाइक सपोज यू आर लाइक श्रेया जी इज रनिंग HR एजेंसी, तो इनको कैंडिडेट्स का इनपुट आता है, उनके बायोडाटा जाते हैं, वो उनको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट में दे डिप्लॉय दोज कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट कंपनीज। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसका आउटपुट एज ए फिनिश प्रोडक्ट अपन सप्लाई करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके यहाँ पे क्लाइंट्स के इनपुट आते हैं, उनको प्रोसेस करता है और से रिटर्न भरता है या ऑडिट करता है, रिपोर्ट देता है, वो उसका आउटपुट होता है। सो लाइक घर में एक किचन है, उसमें आप मटेरियल लेके आते हैं, आप खाना बनाते हैं और आउटपुट में फाइनली खाना खाने को मिलता है आपको। सो हर जगह पे ये कॉमन प्रोसेस है जो यूज होगी ही, चाहे एक नेचर में भी है, अगर आप एक बीज लगाएंगे उसकी प्रोसेस होगी और आउटपुट में आपको फल फूल पत्ती मिलेंगे। सो ये एक कॉमन चीज है जो हर जगह यूज आती है। मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं, है ना। आपको हो सकता है प्रेजेंटेशन के एंड में ये लगे कि ये तो क्या है, ये सब मुझे मालूम था, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन इसकी जो टोटलिटी में और कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट में जो इनपुट है वो हमको सप्लायर से मिलता है, प्रोसेस नॉर्मली एम्प्लॉइज करते हैं और आउटपुट में कस्टमर्स हमारे होते हैं ना। जो हमारे पास में जो आते हैं रिसोर्सेज आते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट में, और इंफॉर्मेशन आती है, और हमारे पास में मनी आती है और इंफॉर्मेशन आती है। सो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज एनजीओ, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, एवरी वन वर्क्स लाइक दैट। So ये हो गया about organization. Now what is the excellence? Now excellence can mean different people in a different way, but how I say define excellence, I will give you 1 or 2 example. One actually श्लोक from गीता अध्याय 10, मैं संस्कृत में नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ना तो मैं संस्कृत अच्छे से बोल पाऊंगा ना आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन अध्याय 10 में अर्जुन जो श्री कृष्ण जो होते हैं उनसे अर्जुन पूछता है कि आप अपना रूप बताइए। तो मैंने उस पर एक दोहा लिखा था भगवत गीता का, तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, जरा जनार्दन तू बता तेरा यह विस्तार, मन मेरा भरता नहीं श्रवण करूं कई बार। तो जो श्री कृष्ण है उसके कई सारे वो एग्जाम्पल देके अपना
रूप बताते हैं, उसमें से मैं एक दोहा बताऊंगा आपको। घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा अमृत मंथन मान, ऐरावत हाथी समझ जन का राजा जान। कि घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ जो उच्चैश्रवा घोड़ा है वो मैं हूं, मंथन करने में जो सर्वश्रेष्ठ चीज निकली थी अमृत वो मैं हूं, हाथी में ऐरावत सबसे अच्छा हाथी है वो मैं हूं, और जन में मीन्स मनुष्य में मैं राजा हूं, ऐसा जान तू। तो कहने का मतलब एक्सेलेंस का मतलब ये है कि टू बी बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस में बेस्ट इन नागपुर कैसे हो सकते हैं, बेस्ट इन महाराष्ट्र कैसे हो सकते हैं, बेस्ट इन इंडिया कैसे हो सकते हैं, बेस्ट इन वर्ल्ड कैसे हो सकते हैं। लाइक सपोज अभी आम का सीजन है, तो आप देखते होंगे कि हापुस आम रत्नागिरी के बहुत फेमस हैं। तो रत्नागिरी प्रोड्यूसेस द बेस्ट हापुस मैंगोज इन द वर्ल्ड। बट रत्नागिरी में भी ऐसा एक कोई गार्डन होगा, ऐसा कोई आम का बाग होगा जिसके आम सबसे बढ़िया होंगे, और उस गार्डन में भी कोई एक पेड़ होगा जो कि सबसे अच्छे आम देता होगा, और उस पेड़ पे भी एक आम सबसे अच्छा निकल सकता है जो कि आमों का राजा कह सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ वी want to have the excellence in whatever we are doing. We want to be the best in our area, and how to get that excellence is important. And उसके लिए हम, मेरा जो फॉर्मूला है how to get, आप क्या चीज पे फोकस करेंगे, क्या चीज के लिए अपने गोल्स बनाएंगे, क्या चीज के लिए अपने टारगेट बनाएंगे, तो आपको एक्सेलेंस मिलेगी। तो उसका फॉर्मूला है 3Q। 3Q ऐसे हैं जिनके अगर ऊपर आप फोकस करेंगे, चाहे आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री चला रहे हैं, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, सो 3Q में आपने पहला तो समझ ही लिया होगा कि क्वालिटी, वॉट एवर द थिंग यू आर प्रोड्यूसिंग और द सर्विसेज यू आर गिविंग और द ऑर्गेनाइजेशन यू आर और द आउटपुट यू आर गिविंग, द क्वालिटी ऑफ दैट आउटपुट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Probably you will all agree to me। और क्वालिटी कैसे आती है वो भी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल में मैं बता देता हूँ आपको कि क्वालिटी डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। तो अगर आप जैसा इनपुट डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे, वैसा ही आपको फल मिलेंगे। तो आपके जो भी प्रोसेस के अंदर है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर जिस तरह का रॉ मटेरियल आप लेके आएंगे उसी तरह से आपको क्वालिटी मिलेगी, आउटपुट की क्वालिटी मिलेगी। तो इनपुट की क्वालिटी, उसकी सोर्सिंग, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या कहाँ पे बन रहा है, और उसको किस तरह से आप बेस्ट से बेस्ट ला सकें, तो ही आपको क्वालिटी मिलेगी। लेकिन कई बार क्वालिटी इज अ मिसनॉमर आल्सो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव द बेस्ट क्वालिटी, बट टू गिव द एप्रोप्रिएट क्वालिटी, जो कि मार्केट में आपकी बिकेगी या आपकी चलेगी, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्वालिटी आल्सो हैज गॉट ए कॉस्ट आल्सो। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पास में क्या बेस्ट इनपुट्स अवेलेबल हैं, और मैं किस तरह से उस बेस्ट इनपुट अवेलेबल में से बेस्ट क्वालिटी कैसे आउटपुट दे सकता हूँ। फिर क्वालिटी इन प्रोसेस। ओनली इनपुट अच्छा होने से आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा, आपकी प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनपुट इंफीरियर होते हुए भी अगर प्रोसेस बहुत अच्छी हो तो आप उसको बेटर आउटपुट दे सकते हैं। तो प्रोसेस में हर स्टेज पे आपकी जो एक्टिविटीज है उसमें किस तरह से क्वालिटी ला सकते हैं। बिकॉज एक अगर आप असेंबली लाइन में देखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, सो देयर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी मटेरियल। तो हर स्टेज पे आपको क्वालिटी चेक करनी होती है, हर प्रोसेस को उसको देखना होता है, एंड देन यू कैन गेट द फाइनल बेटर क्वालिटी। एंड थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। सो जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट रहेंगे और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी या उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होगी, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एट आउटपुट लेवल भी लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो कस्टमर को जा रही है वो कौन सी क्वालिटी जा रही है, जो कि डिजायर्ड क्वालिटी बाय कस्टमर है या नहीं है, उसे आपको देखना जरूरी है।
अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर आपके पास में बार बार आएंगे। फिर डेवलपमेंट है, R&D है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। फिर अगर सर्विसेज है, उसकी क्वालिटी, आप कितनी क्विकली सर्विस दे रहे हैं, कितनी पोलाइट वे में सर्विस दे रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी से दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। उसके लिए एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे सपोज हम बॉम्बे जाते हैं और एक टैक्सी करते हैं, हमें से मतलब बॉम्बे सेंट्रल से मान लो बोरीवली जाना है, 1 घंटे का रास्ता है। आप एक टैक्सी ड्राइवर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई सही रास्ते से लेके जाए, उसकी टैक्सी क्लीन हो और गड्ढे गड्ढे से बचा के चले, आपसे ज़्यादा किराया चार्ज नहीं करे, और वो ज़्यादा स्माइलिंग हो। इस तरह से आप कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अगर वो आपको आपके बैठने के बाद में एक 5 रुपए की ठंडी बोतल है वाटर की आपको देता है कि साहब आपका जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगने वाला है, आपको प्यास लगेगी, एक आप बोतल रखिए, पानी पीजिए। आपको 2-3 तरह के अखबार देता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कि आप रास्ते में पढ़ सकते हैं। आपको पूछता है कि साहब AC का टेम्परेचर कैसा रखूं, ज़्यादा रखूं, कम रखूं, या आपको पूछता है कि साहब मैं म्यूजिक कैसा लगाऊं आपके लिए, कौन से, मतलब मेरे पास में बहुत सारे म्यूजिक के ऑप्शंस है। तो नेचुरली यू विल गेट द डिलाइटेड एक्सपीरियंस। तो हर जगह पे आप अपनी उनकी एक्सपेक्टेशन से कैसे, अपनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, आपके इंटरनल कस्टमर भी होते हैं प्रोसेस के अंदर। लाइक अकाउंट्स वाले को मार्केटिंग को सर्विस देनी होती है, प्रोडक्शन वाले को मार्केटिंग को सर्विस देनी होती है, या मेंटेनेंस वाले को प्रोडक्शन वाले को सर्विस देनी होती है। तो इस तरह से इंटरनल कंपनी के अंदर भी एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन होता है वो सप्लायर एंड कस्टमर का होता है, तो उनको इंटरनल कस्टमर बोलते हैं। सो हाउ यू कैन एक्सीड द एक्सपेक्टेशन, इवन यू कैन यूटिलाइज दिस प्रिंसिपल एट द होम आल्सो। अपनी स्पाउस के साथ में आप कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर दे सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी। एंड उसके बाद में मैं सेकंड चीज आऊंगा, क्वांटिटी। ना कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे 100 सीटिंग का रेस्टोरेंट है, तो आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑक्यूपेंसी 100 फुल नहीं होती है, या 100 into 2 ट्वाइस डे मीन्स एक सीट ऑक्यूपाई नहीं होती है, तो यू कैन नॉट हैव ए से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए हर जगह पे आपको बिजनेस में क्वांटिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे सेल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लाइंट कैसे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकें, ऊपर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। आप लोग वैसे जानते होंगे, लेकिन आपको अगर ये सेंटेंस शायद नहीं सुना हो, तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। हो सकता है आप क्वेश्चन, कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई भी बिजनेस में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स्ड है और फिक्स कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है।
से फॉर, जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया, अब वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके अंदर एक डिश बनाने की कॉस्ट, तो वो डिश, वो अगर 4 डिश बनाता है या 6 डिश बनाता है तो उसकी कॉस्ट लगभग फिक्स होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, लाइक उसके वेटर्स की कॉस्ट है, उसका किराया जो लग रहा है, उसका जो एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, वो पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी। जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, जितनी ज्यादा सेल होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट वो कम हो जाएगी, और जितनी कम कस्टमर आएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्वांटिटी अचीव करना और उसको एक्सीड करना हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें एक्सेलेंस लानी है, तो 3Q जो मैंने बताए थे, पहला हो गया क्वालिटी, दूसरा हो गया क्वांटिटी, और तीसरा हो गया क्विक, स्पीड। तो स्पीड जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ सेलिंग गुड्स, recovering the money from customer, processing the payments, anything, whatever आप जो भी कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस समय उसमें आपको एक टाइम लगता है, एक हर प्रोसेस के अंदर एक टाइम लगता है। आप जितना उस टाइम को श्रिंक कर सकें, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। तो ये हर चीज़ में क्विकनेस आना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टारगेट्स होने चाहिए आपके, और दूसरा जो होना चाहिए, जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकें, तो आपका अननेसेसरी कॉस्ट कम हो जाएगी, और आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी, और इवन कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड यू विल बी एबल टू अचीव मोर। सो ये जो 3Q है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्विक, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इन तीनों हो गए। लेकिन अब ये 3Q लाने के लिए जो 5 इसका एसेंस है फ्रेमवर्क का, कि क्या 5 एलिमेंट्स चाहिए जिसके कारण से ये 3Q हमें मिल सकते हैं। I hope I am going okay. If anybody can reply. Sir, perfectly going on fine. Okay, thank you. Yes, sir, thank absolutely. you. Okay, thank you. So अभी मैं 5 एलिमेंट्स पे आऊंगा। 5 एलिमेंट्स में जो बेसिक एलिमेंट्स है, इसको मैंने एक फॉर्मूला दिया है, 3S + 2R that leads to 3Q, जो मैंने बताया, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्विक, है ना। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, आप everyone who is attending this session can relate to his own business or the profession he is in. Okay, so 3S + 2R leads to 3Q. ये मैंने एलिमेंट नाम इसलिए दिया है कि हर मतलब आप देखेंगे कि एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, और अग्नि, ऐसे 5 एलिमेंट से ये सब कुछ बना है। उसी तरह से बिजनेस में भी ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये बड़े यूनिक है, हर बिजनेस में काम आएंगे, चाहे आपके 2 करोड़ का बिजनेस हो या 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, एनी बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू विल फाइंड दिस 5 एलिमेंट्स। एंड अगर आपने ये 5 एलिमेंट्स को ढंग से मैनेज किया, तो टू अचीव दिस 3Q विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स विच ब्रिंग्स द इफेक्टिवनेस। तो स्ट्रेटेजी हर ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है, हर बिजनेस में होना जरूरी है। एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज बेसिकली वेयर आर यू, आप प्रेजेंट में कहां पे हैं, एंड वेयर डू यू वांट टू गो। वो जो गैप होता है, से आपका सेल अभी 10 करोड़ है और यू वांट टू अचीव ए सेल ऑफ 100 करोड़, सो where are you is you are at a 10 crore sale, and where do you want to go is a 100 crore sale. तो ये जो आपको जर्नी करनी है, उसके जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। लाइक जैसे अब एवरेस्ट है, आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है,
वहां हो सकता है कई सारे रास्ते हो जहां पे आप एवरेस्ट को चढ़ सकते हो, या सपोज नागपुर से आपको बॉम्बे जाना है, आपके पास में मतलब कई सारे रास्ते हो सकते हैं जिससे आप बॉम्बे पहुंच सकते हो, लेकिन कौन सा रास्ता है जो कि सबसे ज्यादा बेटर है, जिसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा है, जो कम समय में पहुंच सकता है, कम पैसे लग सकते हैं और जरूरत के हिसाब से हो, तो दैट इज अ स्ट्रेटेजी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं 2004 में मैंने वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस एसएमएस ग्रुप के लिए चालू किया, तो मैंने जो सोचा स्ट्रेटेजी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने दो स्ट्रेटेजी पे वर्क किया। वन इज अ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एंड अनदर इज अ ज्योग्राफिक स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में ये है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में वी स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसके ऊपर चालू किया हमने सबसे पहले सॉलिड वेस्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे नागपुर में ही बुटीबोरी सीटीपी एस्टेब्लिश किया, तो मतलब हमने वेस्ट वाटर प्रोडक्ट में घुसे। उसके बाद में हमने हॉस्पिटल वेस्ट में एंट्री किया, तो बॉम्बे के अंदर हमने हॉस्पिटल, आज पूरा बॉम्बे के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स है उसका वेस्ट हम मैनेज करते हैं। इवन इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड, पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 40% कोविड वेस्ट इज मैनेज बाय अस। सो इस तरह से हमने हॉस्पिटल वेस्ट में एंटर किया, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर किया। तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट के मतलब सर्विसेज है वो देना चालू किया। तो दैट वाज माय प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और द सर्विस स्ट्रेटेजी। Then second is a geographical strategy. We started with Maharashtra, then we went to Delhi, then Lucknow, और इस तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर, अभी गोवा में, फिर अभी छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से हमने ज्योग्राफिकल एक्सपांशन चालू किया। तो वैसे ही आपके जो प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज हैं उसकी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप किस तरह से आपका जो डिजायर टारगेट है वो आप अचीव कर सकें। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके हिसाब से वर्क करना है। फिर तीसरा है, अब ये स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चुनना। अब करेक्ट ऑप्शन कैन बी ए से वेरी रिलेटिव, बट राइट ऑप्शन चुनने की कोशिश करना उसमें। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी पे वर्क कर सकते हैं। हर बिजनेस के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। सेकेंड है स्ट्रक्चर, द स्टाफिंग, द ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन वही है जहाँ पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और वहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं, वहाँ 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 लाख लोग भी हो सकते हैं। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना, उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। अगर आपके लोग कॉम्पिटेंट होंगे तो ही आप डिजायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ द पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर उनकी जो है फंक्शंस है, डिपार्टमेंट है, वो अरेंज करना, फिर आपके उनके लेवल से, मीन्स मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, वाइस प्रेसिडेंट से या ऑफिसर से, इस तरह के उनके लेवल सेटअप करना। फिर उनका रिक्रूटमेंट है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी टीम्स क्रिएट करना, गोल्स बनाना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सो मेनी थिंग्स उसमें, और उनका रिवार्ड सिस्टम है जो उनसे लिंक करना। तो इस तरह से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, पीपल काम कर रहे हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके गोल्स, उस पर आपको वर्क करना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब अननेसेसरी लोग ना रहे और ओवरबर्डन भी ना हो जाए। दोनों चीजें आपको बैलेंस बैठाना जरूरी होता है। तो इसके ऊपर मतलब जो आई विल call it a human resource management is very very important. Say right structure, you can achieve the quality, quantity and quick speed. Third है से systems. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम होंगे। अभी सिस्टम में नॉर्मली जो होते हैं 2 प्रोसेस, मतलब देखेंगे तो सिस्टम विद इन फंक्शन होते हैं। विद इन फंक्शन है जैसे कि आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट रिसीव कैसे होता है, बैंक में पैसा कैसे जमा कराते हैं, या मटेरियल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंडेंट मटेरियल का कैसे होगा, मटेरियल रिसीव कैसे होगा, उसका चेकिंग कैसे होगी, उसको इशू किस तरह से किया जाएगा, उसकी
स्टॉक रिपोर्ट कैसे बनेगी। तो इस तरह से काफी सारे फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, मटेरियल्स मैनेजमेंट है, स्टोर्स है, वेयर हाउसिंग है, मेंटेनेंस है, मैनी फंक्शंस है, और उन फंक्शन के सिस्टम्स होते हैं। दूसरे सिस्टम होते हैं अक्रॉस द प्रोसेसेस। नाउ अक्रॉस द प्रोसेसेस नॉर्मली दो प्रोसेसेस मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। एक प्रोसेस होती है कि ऑर्डर टू रिसीट, O2R, इन ऑरेकल इट इज कॉल्ड O2R। मतलब आपको एक ऑर्डर मिला और उसको आप को पेमेंट रिसीट हुआ, सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर टू रिसीट प्रोसेस। और एक होती है इंडेंट टू पेमेंट, मींस आपने मटेरियल चाहिए, आपने इंडेंट रेज हुआ, आपने परचेज ऑर्डर रेज किया, मटेरियल रिसीव किया, उसका इंस्पेक्शन किया और उसका बिल आया, उसको प्रोसेस किया, आपने पेमेंट किया। इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकती है, बट ज्यादातर ये ऑर्डर टू रिसीट एंड इंडेंट टू पेमेंट के अक्रॉस ज्यादा प्रोसेसेस होती है। तो ये प्रोसेसेस में एफिशिएंसी कैसे लेके आई जाए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सिस्टम इसमें स्ट्रेटेजी में मैंने बताया था कि आपको इफेक्टिवनेस मिलती है, लेकिन सिस्टम में आपको एफिशिएंसी मिलती है। तो किस तरह से कम समय में आप कोई भी चीज को प्रोसेस कर सकते हैं, आप कस्टमर को का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, या मटेरियल जैसे जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है जापान के अंदर कि कम से कम इन्वेंट्री रख के आप किस तरह की आपकी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो हैम्पर नहीं हो और आप प्रोड्यूस कर सकें। सो ये अक्रॉस द प्रोसेसेस आपको सिस्टम्स क्रिएट करने होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन आपको सिस्टम पे वर्क करना चाहिए। और इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स रखने पड़ते हैं। फिर MIS सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी एक बहुत ही जरूरी होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत थोड़ी कम महसूस होती है, क्योंकि जो ओनर होता है उसको सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो डेली इंफॉर्मेशन, आज जैसे मैं 20 प्रोजेक्ट्स मैनेज करता हूँ तो मेरे को डेली इंफॉर्मेशन जो फॉर्मेट डिफाइन किए हुए हैं उसमें आती है, फिर वीकली इंफॉर्मेशन रहती है, फोर्टनाइटली रहती है, मंथली रहती है, क्वार्टरली रहती है, और ईयरली फिर फाइनल बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स रहती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक MIS अगर सिस्टम आपने डेवलप किया तो आपको मतलब आपका कंट्रोल हर चीज पे बेटर रहेगा, एंड कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है तो आपको जल्दी से समझ में आ सकता है। तो ये हो गए 3 S, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। अब मैं 2R पे आता हूं, 2R, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। सो पहला है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज नॉर्मली लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज को 4MD कहते हैं इन मैनेजमेंट लैंग्वेज। उसमें है मनी, मटेरियल्स, मशीन्स एंड मैन पावर। तो ये आपके जो रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी है, जिससे कि आप कम से कम इनपुट लगा के आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें। ये आपका कॉस्ट कंट्रोल करने में काफी हेल्प करेंगे। तो इसके ऊपर मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को करीब 45 मिनट्स 50 मिनट्स में खत्म करना था। तो मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं इनको आप बेस्ट यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। इनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रहे, कॉस्ट कम रह सके। और दूसरा है रिलेशनशिप। नाउ रिलेशनशिप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप होती है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप होती है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पीयर टू पीयर, बॉस टू सबऑर्डिनेट, विद इन एम्प्लॉय जो कस्टमर से है, सप्लायर से है, सोसाइटी से, आपके जो फैक्ट्री है उसके आसपास के लोगों से है, वहाँ के गांवों से है। तो इस तरह से अलग अलग रिलेशनशिप रहती है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में हड़ताल हो सकती है,
अगर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो आपके काम आते हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है आपको। सो नॉर्मली मैं इसके लिए कहता हूँ एक जैसे एक बैंक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप अगर पैसा जमा कराते हैं तो आप निकाल सकते हैं, वैसे रिलेशनशिप में एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। तो आप अगर इफ यू कीप डूइंग गुड, नॉट ए प्रॉब्लम। और जो दूसरा है ऑनेस्ट, मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो ऑनेस्टी इज फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। आप डिसऑनेस्ट होके लोगों के साथ में यू कैन नॉट हैव ए गुड रिलेशनशिप। आपको एम्प्लॉयज के साथ में भी ऑनेस्ट रहने की जरूरत है और कस्टमर के साथ में भी ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। सो इस तरह से आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, 3S एंड 2R इज रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। ये पांचों एलिमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होते हैं और लेकिन इनको आपको डील अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो एलिमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये कह सकता हूं ना। Last aspect है how to you are gaining 3 results in 3Q form like quality, quantity and quick, but how to do it, process क्या है उसकी प्रोसेस बड़ी। गोल्स आप जो स्मार्ट गोल कहते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, इस तरह आपके गोल होने चाहिए। फिर सेकंड है आपका प्लान और थर्ड है एक्शन जिससे रिजल्ट आएंगे एंड फोर्थ इज अ रिव्यू। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप गोल सेट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कीजिए, फंक्शंस के गोल सेट कीजिए, डिपार्टमेंट के गोल सेट कीजिए, इंडिविजुअल के गोल सेट कीजिए, फिर उसकी प्लानिंग कीजिए, फिर उसके ऊपर एक्शन लें और फिर उसको रिव्यू करते रहें, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो मॉडल है, यू वांट टू गेट द एक्सेलेंस, and for getting excellence you need to achieve 3Q. One is the quality, another is quantity, and third is quick. And then 5 elements you have to focus on. 3S, one is a strategy, structure and systems, and the 2 are resources and relationship. And उसको achieve करने के लिए आपको जो प्रोसेस यूटिलाइज करनी है, गोल है, प्लान, एक्शन एंड रिव्यू। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस आपको वर्क करना है। सो के ऊपर मतलब बुक लिखी है इसी फ्रेमवर्क को और एलोबरेट करते हुए। ये इसका लिंक है और जो बुक का फिजिकल फॉर्म में है वो करीब 15 दिन में अवेलेबल होगी आशुतोष जी के पास में। अभी मेरे ख्याल से 1:23 हुआ है, मतलब वी आई टेकन ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 45+ मिनट्स, और मैं 10 मिनट में आशुतोष जी हमारे साथ ही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ अपना प्रेजेंटेशन एक देना चाहे, इसको और थोड़ा एलोबरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। आशुतोष जी, यू कैन स्टार्ट फॉर 5-10 मिनट्स। Shreya ji, I think we are in time. Yes, perfectly. In fact, the portion is looking so interesting that kindly, share more details. There's just no problem. Okay. ठीक है, बाद में क्वेश्चन आंसर में और कर लेंगे। डॉक्टर आशुतोष कैन कैरी ऑन। आशुतोष जी को Yes. Okay, fine. Many thanks, Shreya ji and Hemant sir. I hope I am audible. Yes, audible. Okay, so as you said, I have got how much? 15 minutes, 10 minutes or so. So I'll try and cover within this. Yes, Dr. Ashutosh, you can speak for 15-20 minutes, no issues. Yeah. Okay, fine. Thank you very much. Just take a minute or so, because like Hemant sir, I'm also using this. I've not been using it for more.
So in the event if there is any problem, just let me know. Okay, what I'll do is, fine. Yeah, is the presentation now? Can you all see the presentation? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, okay, fine. Thank you. Yes. As Hemant sir has just said, that this is what the 3S and the 2Rs are, and this is what the goals, review, the plan is, and we reach to the excellence. मैं काफी मेंबर्स को यहाँ पर जानता भी हूँ, और जैसे जोग साहब भी जो है, इन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि इफ कस्टमर इज अ गॉड, देन विच गॉड टू वर्शिप इज इन माय हैंड्स. तो जैसे लोढ़ा सर ने भी पहले बताया था कि व्हाट कस्टमर्स रियली बाय इज अ वैल्यू. तो हम लोग जब वैल्यू के ऊपर में देखते हैं तो वैल्यू इज ऑलवेज अ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. तो हमारे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है और उसके लिए वो क्या कॉस्ट दे रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू रहेगी. दे डोंट बाय बेस्ट एंड दे डोंट रिजेक्ट वर्स्ट. सो वी हैव टू गिव देम द वैल्यू, एंड व्हाट वैल्यू दे सी आर आवर कस्टमर्स. फिर हम लोग जब देखते हैं कि इवन वैल्यू भी जो है, इसमें जैसे बेनिफिट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट दैट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. First is a functional benefit, then there is the emotional benefit, and the experience of working with your organization. So these are the major benefits that customers look forward to. तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन से बेनिफिट पे लैक कर रही है और कौन सा बेनिफिट आपको देना है. Similarly, when they look at the cost, there are 3 costs. First is the acquisition cost, second is the time cost, then there is the energy cost, and then there is a psychological cost. तो बहुत बार ऐसे होगा कि एक प्राइस ब्रैकेट में एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइट बी सेम, बट यू कैन सेव कस्टमर्स टाइम कॉस्ट. तो आपका अगर क्विकनेस है, डिलीवरी शेड्यूल फास्ट है, तो हो सकता है कि यू आर सेविंग देयर टाइम एंड दे सी वैल्यू इन बाइंग फ्रॉम यू. इट कैन बी एनर्जी कॉस्ट. अगर आप कस्टमर की एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो अगर कम कर सकते हैं तो प्रोबेबली यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर. एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट. Does customer have a benefit in working with you, some psychological benefit, that I am working with this company? It should give them a psychological, it should reduce their psychological cost. जैसे इमोशनल बेनिफिट होता है कि बहुत बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप कभी पिक्चर की टिकट ब्लैक में लिए है क्या. तो हम लोगों ने कभी कभी पिक्चर की टिकट ब्लैक में इसलिए ली थी क्योंकि हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था. वैसे ही साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है कि अगर हम लोग जाने के बाद में पता चल रहा है कि टिकट अवेलेबल नहीं है, तो साइकोलॉजिकल कॉस्ट ये रहती है कि घर जाके बताएंगे क्या, बिना पिक्चर देखे ही आ गए क्या. तो वो उनकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज वैल्यू, you have to increase functional benefit, you have to increase their emotional benefit, and you have to give them a very good experience. Secondly, even if acquisition cost is same, अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे 3 Qs जो है, इसमें अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से यू कैन गिव देम लेसर कॉस्ट आल्सो. बट एट द सेम टाइम, इवन इफ इट इज सेम, you can increase value by cutting down their time cost, by being quick, energy cost, and also psychological cost. पर इसके लिए सबसे important रहता है, you have to look at where your organization is lacking. So where there is a weakness, and then what is a challenge. उसमें आप एरिया ऑफ एम्फोसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इंटरनली आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नली क्या कर सकते हो, और आपके ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कुछ स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटी. आशुतोष जी, हाँ जी, हाँ जी आशुतोष जी, मैं इंटरव्यू कर रहा हाँ हूँ. जी. आपने प्रेजेंटेशन शायद चालू नहीं किया है. आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, हाँ लेकिन प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हुआ है आपका. अरे नहीं, एक्चुअली हियर इट सेज दैट इट इज मुझे तो देयर, नहीं, और मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है. अच्छा, इज इट द केस विद एवरीबॉडी, बिकॉज़ हियर इट सेज दैट यू आर शेयरिंग करके. आई डोंट नो. Yes, you're not sharing the presentation. No, the screen is there, but yeah, the PPT can't be seen. But only your We can see only your drive. Okay, now actually I have put it as hide, but
You have to double click on your No, presentation that's slide. what actually I did. Anyway, let me just go back and check it from here. Let me again stop it. Well, I was under impression that it is being shared. Anyway, very sorry for that kind of goof up. Now, is the PowerPoint visible to you all? The PowerPoint is not. You have to double click on the file. All right, let me just run and do that. Because it says that it is sharing. So you're still seeing the drive only, then? हाँ ड्राइव आ रही है आपकी. Yeah, Yeah, only the drive yeah. is visible. Yeah. Okay, but I have opened the PowerPoint within the drive and I'm sharing that. So No, if you just double click on that PowerPoint slide of yours, then it's possible that we'll be able to see. Anyway, Are you able to see the presentation, Ashutosh ji? yeah, I'm in a position to, yes, I'm in a position to see that. Let me again go through this. I will go through the window, right? That's what, let me again just try and do that. Is now the slide available to you? Yeah, now it is coming. Yes. Now Okay, it is. okay. Now it is coming. अब आप All right, PPT मोड all में right. लेके आ जाइए इसको. PPT मोड में ले. Thank you, that's fine. I do not know where the goof up was there. Anyway. No, she was very. It stands just go through. You can just show us each Yeah, now PPT it is. fast. Now Yeah, it you can is just show us visible. Yeah, each I'll PPT just fast. run Yes. through that. Now Yes, you are in a please. position to see this? Yes, we can see it. So Yeah. this was the equation. Yeah, okay. This was the equation that I was talking to you about, the value benefit equation. But we'll run through this. And this is what I was, I'll come to. This is what the slide that I was referring to. So when you are trying to overcome weaknesses within the organization, you have to first identify where you have to concentrate on. So area of emphasis to overcome your weaknesses, this is what internally you can do, and externally this is where you can put emphasis on. So in certain cases, if the weaknesses are too much, you can redirect your resources to another business. ये हो सकता है, but ये हम लोग ज़्यादा concentrate इसके ऊपर में नहीं करेंगे. हम लोग ज़्यादा concentrate करेंगे कि organization की strengths और opportunities आप कैसे leverage कर सकते हो. So you have to remain very focused on what activities you are doing. जैसे हेमंत सर ने पहले बताया था कि you have multiple activities which are carried out. The resources that you are getting, input, the processes and output. So you have to identify where your focus should be. उन्होंने जैसे बताया था कि उन्होंने मार्केट्स जो है वो अलग अलग मार्केट्स डेवलप किए, गोवा मार्केट डेवलप किया, बाकी मार्केट्स डेवलप किए. फिर प्रोडक्ट्स भी उन्होंने जैसे बताया था कि उन्होंने डेवलप किए थे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, फिर वेस्ट मैनेजमेंट में. एंड समवेयर यू हैव टू हैव दिस इनोवेशंस एज वेल. So this is where you have to identify your internally what you can do. Externally, what you can do is you can go for the strategies like horizontal integration, concentric diversification, or joint ventures. So we will just very quickly look at how we can do it. This is the first one. This is what the 5 elements are: the strategy, the structure, system, resources, and relationship, and what you can do. Now, if within the organization, if you are concentrating on improving quality of your output or quality of your product, your strategy can be joint venture or strategic alliance. Joint venture इसलिए किसी और के साथ में कि joint venture से आपको immediately quality improvement की opportunity मिलती है. Strategic alliance से भी आपको immediately
अपॉर्चुनिटी मिलती है क्वालिटी इंप्रूव करने की। वैसे ही क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हो इफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि हर और जो किसी का एक कॉम्पिटेंस रहता है, जैसे किसी एक का कॉम्पिटेंस अगर एडवर्टाइजिंग में है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दैट पर्सन कैन ओनली लुक आफ्टर द एडवर्टाइजिंग फंक्शन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है, सबका एडवर्टाइजिंग वो देख सकता है। इफ द पर्सन इज वेरी गुड इन सेलिंग, then functionally you can exploit that selling also. At the same time, systems may, if you want to improve the quality, you have to look at the production systems that your organization has. Book may we have explained various production systems also, how to improve the quality of your product. Resources may, apart from the 4 M's, जैसे हेमंत सर ने बताया था, you have to also look at some technology if you have to take in order to or acquire in order to improve the quality. अगर existing technology से quality improvement नहीं आ रही है, so which are the new technologies that probably you have to employ in the organization? There are 2 ways: either you can acquire it or you can look at your joint venture partner or a strategic alliance partner to give you that technology. So that becomes your resource, and then you can improve quality of your product. At the same time, even if all things are best, somewhere you have to look at your relationship with these people. How is your relationship with trade, supplier, as well as customer? Your good relationship with trade and supplier ensures that you are getting timely input from the supplier, and the trade gives you enough visibility at point of purchase. क्योंकि आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी रही, लेकिन आपके पास में अगर ट्रेड का सपोर्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एट पॉइंट ऑफ परचेस, तो आप यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट क्वालिटी इनटू एक्चुअल सेल्स। वैसे ही आप अगर if you look at it, there are other low cost strategies also there. Then you can look at mergers and acquisitions. You can improve value chain analysis as well. Value chain analysis is right from your sourcing of material to operations to outbound distribution, how you are going to distribute it, and then your marketing and selling activities. So all these strategies are discussed, which will help you improve quality of your product. Then in certain cases you just need to focus on your product structure. जैसे आप अगर देखोगे हेमंत सर केस में, तो even though there are multiple products that they have, product specialization in hospital waste will be a very specific activity that that particular unit will look at. कभी कभी ऐसा होता है कि you can look at your customer base also, कि मुझे सिर्फ यही कस्टमर को अगर कैटर करना है तो उनको क्वालिटी किस तरह से दी जाएगी। जैसे अगर आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स, तो उनको देने के लिए आपके पास में स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। और अगर इंस्टीट्यूशनल परचेसेस कस्टमर है, तो आप कस्टमर ग्रुप वाइज भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रख सकते हैं। So when you are looking at quality, this framework will help you. This is mentioned in the book, but this framework will help you in understanding as to where exactly you want to put your focus on. So जैसे मैंने पहले कहा था कि you have to look at your internal problems, what you have, where you are concentrating on market development, product development, or innovation, or and then externally you can look at the other strategies, but we will restrict right now to internally what you can do in the organization. And then for quality, you can concentrate on these strategies, these structures, these systems with respect to HR for improving the skills of your employees, because that also becomes your resource. How skillful your employees are, that's also is an investment. And then relationship. On the similar lines, you can look at the this is just, I will skip it because we do not have enough time right now. But similar thing, you can look at the quantity. If you want to improve quantity of your product in order to have the economies of scale and then subsequently reducing cost of your product, आप mergers acquisitions के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, horizontal integration के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे आप अपने competitors जो हैं उनको acquire कर सकते हैं, या growth देख सकते हैं जिसमें आप product development या market development दोनों के ऊपर concentrate कर सकते हो।
तो इसमें फिर स्ट्रक्चर आपका फंक्शनल हो सकता है या प्रोडक्ट, अगर आप क्वांटिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो. Similarly, when it is system, you have to again concentrate on production, HR, and procurement, and resources with respect to technology, whether existing technology will help you in manufacturing enough or no. Similarly, the material that you are using, skills of employees and assets, and relationship may remains the same. The trade, supplier, and customer relationship, how you are going to address to. For having this quantity, you have to look at the efficiency, fixed cost, and variable cost, as we have, as Hemant sir has already talked about. So we'll not go back to this. And then managing quantity for, these are the reasons, but I will just skip these. And when we come to the quickness, what helps you in quickness, the strategies like vertical integration. मतलब आप जो successive stages of production है आपके यूनिट में, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं. आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से भी क्विकनेस इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में कॉम्पिटिटर्स के एसेट्स आते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में. सेम थिंग विद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आल्सो. पर क्विकनेस के लिए लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली रिकमेंडेड. एंड देन सिस्टम्स, यू हैव टू अगेन लुक एट द प्रोडक्शन, एचआर एंड प्रोक्योरमेंट एंड द एम्प्लॉइज स्किल्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी. So this is how you can look at the quickness, which allows you to concentrate on the time target as well as eliminate unnecessary activities. बहुत बार organization में जो unnecessary activities रहती है, they delay your delivery schedule or they delay your product development, etc. So these can actually be addressed to with quickness. These are the advantages of being quick, but again I will skip that. So this is how these actually the frameworks help you in developing your organization. पर जैसा मैंने कहा और हेमंत सर ने भी आपको पहले भी बताया था कि these are the 5 elements which you have to concentrate on. But every organization has to first look at what is their internal strength and what are their weaknesses. और उसके बाद में what are their opportunities and strengths. So if you look at these 5 elements, you have to look at the combination as per your SWOT analysis and then employ these. The structure is extremely generic. The strategies are already there. It is not that the strategies are new strategies, but how to use them for your organizational goal and how to achieve your organizational excellence is what this 5 elements help you at. So that's what I wanted to add in a brief time that we had. But I think Hemant sir has already explained it at length, so we are open, Hemant sir, now for the Q&A. Shreya ji, we are open for Q&A in case if the time permits and if there are any. थैंक यू आशुतोष जी. क्वेश्चन आंसर में मैं चैट के अंदर 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप कहें श्रेया जी तो मैं पहले इनके बारे में बात करूं. प्लीज प्लीज. Yes, please, we can give those answers. Yeah. हाँ श्रेया जी, एक दीपक जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, दीपक भवानी. उन्होंने पूछा है कि कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन दीपक जी है क्या लाइन पे? हाँ जी सर. यस. हाँ दीपक जी, आपका क्या बिजनेस है? या मैं क्योंकि उसी का ही एग्जांपल दूंगा सर, ज्यादा बेटर है, नहीं तो मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ. इंस्टीट्यूशनल सेल्स. सॉरी, हेलो. इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की आप इंस्टीट्यूशन सेल में है, ठीक है ना. तो आप बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं, आप परचेज करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई करते हैं. यस बिल्कुल. यस राइट है ना? यस सर. हाँ बिल्कुल. तो अभी इसमें क्या है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट है इन सेंस कि आपको 100 पीस का ऑर्डर मिला, तो आपने 100 पीस मंगाया और 100 पीस सप्लाई कर दिए. अब वो 100 पीस मान लो से एक पीस 100 रुपए में आ रहा है आपका. ओके, तो 100 पीस आ गए आपके 10,000 रुपए में. राइट है ना? तो वो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, क्योंकि अगर 50 पीस मंगाएंगे तो वो 50,000 में आ जाएंगे और 100 पीस मंगाएंगे तो 1 लाख में आ जाएंगे और आप उसको सप्लाई कर देंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी फिक्स है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स है. लेकिन अभी आप जो बिजनेस चला रहे हैं इसमें फिक्स कॉस्ट है आपकी. लाइक आप रेंट देते होंगे गोडाउन का,
आप ऑफिस का किराया देते होंगे या आपके एम्प्लॉइज होंगे जिनको आप सैलरी देते हैं, राइट है ना? Yes, yes. हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ अभी मैं एक, हाँ तो अभी सपोज आपने 100 पीस बेचे 1 लाख रुपए में, है ना, और आपकी से फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए है। ओके ओके, तो आपने 100 पीस बेचे तो आपकी पर पीस जो फिक्स कॉस्ट है वो आई से 10 रुपए आई आपको, है ना? जैसे मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आपने 50 पीस बेचे वो उसी कॉस्ट के अंदर, तो आपकी कॉस्ट आ गई 20 रुपया। ओके तो फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल हो गई, मींस पर यूनिट कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती है। तो ये एक्चुअल में अकाउंटिंग का फंडा है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो जितना आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी, और जितनी क्वांटिटी कम होगी वो फिक्स कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इज दैट क्लियर दीपक जी? हाँ सर, हाँ हाँ जी जी। सर। तो और दूसरा एक क्वेश्चन है कि छोटे बिजनेस में, ये एलीट फ्लोरिंग के नाम से है क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्किंग पर्सन हैज टू पैरेलली ब्रिंग ऑल दी चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ना आप अगर आपका कितना भी छोटा भी बिजनेस होगा तो पहले बात तो ये मान के चलिए कि देयर इज सर्टेन इनपुट, प्रोसेस इज देयर एंड आउटपुट इज देयर। ओके, आप छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी देनी है प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिजनेस करना है, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा स्पीड से बिजनेस करना है। तो ये तीनों क्यों भी उसमें एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद में जो 5 एलिमेंट है, आपका ओनली एक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके छोटा बिजनेस है तो 1 2 लोग 3 लोग ही होंगे शायद, लेकिन जो 2 3 लोग होंगे उनमें भी आप, है ना, जो आदमी जिसके काम करने के लायक है या कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से उसको काम देंगे। जैसे मार्केट कस्टमर से डील करना है तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आदमी को ही देंगे। एक छोटी दुकान में भी आप देखेंगे कि आपके मान लो 3 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि कस्टमर को पटाने में बहुत ही होशियार, आप उसको देते हैं कि कोई भी आया कस्टमर तो यार तू पहले अटेंड किया कर। तो आप इस तरह से उनका वर्क आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप एक स्ट्रक्चर उस रिस्पेक्ट में क्रिएट कर रहे हैं। आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी भाई, ओके मेरे को दुकान कहाँ खोलनी है, मेरे को मेरा बिजनेस कहाँ खोलना है, मेरे को कौन से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को करना है या मेरे को होम डिलीवरी देनी है। कई सारी ऐसी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और वैसे ही सिस्टम भी होंगे कि आपका कोई कस्टमर आएगा, आप उसको पानी पिलाएंगे, आप उसको माल दिखाएंगे, उसके बाद में आप उसको बिल फाड़ेंगे, हर चीज का सिस्टम होगा। कैश लेंगे, चेक से पैसा लेंगे, या आजकल पेटीएम वगैरह से ले लेते हैं, तो हर चीज के आपके सिस्टम होंगे। और उसी तरह से आपके जो रिसोर्सेज हैं, मिनिमम मतलब जो भी मिनिमम रिसोर्सेज हैं, वर्किंग कैपिटल है, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे, है ना। और आपके रिलेशन, आप कस्टमर से रिलेशनशिप इतना रखेंगे कि सेकेंड टाइम जब भी वो मटेरियल खरीदना हो तो वो आपके पास ही आए। तो चाहे छोटा बिजनेस हो और चाहे मुकेश अंबानी, उसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम एंड रिसोर्सेज रिलेशनशिप काम आने वाली है जितना आपके काम आएगी। एम आई क्लियर? जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बस मेरा एक और क्वेश्चन था कि इसको सर ग्रो करना है हमें, अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो चालू काम में अभी हम हमारा काम भी कर रहे हैं और हमें इस ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना है, तो पैरेलली हम इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं? हाँ, तो अब आपका बिजनेस और उसकी मेरे को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन आप जैसे क्या बिजनेस करते हैं? मेरा फ्लोरिंग्स का बिजनेस है। मैं मॉडर्न फ्लोरिंग्स का सप्लाई भी करता हूँ और इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, और मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 पीपल का स्टाफ है। हाँ, और तो आप नेचुरली अभी जैसे नागपुर में आपका शोरूम होगा, है ना? जी, तो आपने जी, जैसे अभी मान लो संपर्क ज्वाइन किया, आपने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपकी नेटवर्किंग बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने, है ना। तो वैसे ही आपके जो आर्किटेक्ट के थ्रू आपको बिजनेस मिलता है, तो आप आर्किटेक्ट्स को कांटेक्ट करते हैं, आपको बिल्डर्स के थ्रू बिजनेस मिलता है, आपको मतलब इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ेगी कि मेरे को जो ज्यादा मेरे को वॉल्यूम कहाँ मिलता है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ मिलती है, मेरा ज्यादा क्विक बिजनेस कहाँ पे होता है।
तो इस तरह से आपको पहले स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ेगी। फिर अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपके जो एम्प्लॉइज है, आपको हो सकता है 1-2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय और ऐड करने पड़े तो जो मार्केटिंग कर सके, या हो सकता है आपको एक कोई दूसरा, आपका मान लो सपोज अभी नागपुर वेस्ट में शोरूम है, आपको हो सकता है नागपुर ईस्ट में शोरूम खोलना पड़े, या आपको हो सकता है अकोला में या अमरावती में शोरूम खोलना पड़े। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। आप है ना, ये जो मैंने एलिमेंट बताया है ना, और ये जो फ्रेमवर्क बताया है, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, मैं श्रेया जी को भेज दूंगा तो वो शेयर कर सकते हैं सबके साथ में। और आप मतलब इंडिविजुअली भी मुझे भी या आशुतोष जी को भी कभी भी फोन कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प यू आउट इन व्हाटएवर वे वी कैन डू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Friends, any other questions, please? तो आई थिंक सो हेमंत जी और आशुतोष जी, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन आंसर इनके इतने ही हैं, लेकिन डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड आई शेयर विद ऑल द मेंबर्स, बिकॉज ये जो पूरा फ्रेमवर्क है आपका, जिसमें 3S 2R 3Q एंड GPAR एंड 5 एलिमेंट्स, जो ये पूरा फ्रेमवर्क है, वो अगर ढंग से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है छोटी और बड़ी any organization can lead a structured growth basically. So Yeah, this is right. excellent. And I would invite Shri Kamal Narayan Sitha ji to give a vote of thanks for this proceeding. Thank you. हेमंत जी, हाँ सर। आशुतोष जी, I am very fortunate to say a few words about yourself and whatever you have offered to the people by way of your writings and your teachings. जो आज आपने 5 प्रिंसिपल बताए हैं, ये एक्चुअली चाहे बिजनेस किसी भी लेवल का हो, उसके लिए ये आवश्यक है। और जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जो जिनको आप सक्सेसफुल की श्रेणी में ला सकते हैं, वे सभी इन प्रिंसिपल्स का एक्चुअली यूज करते हैं। परंतु आपने, जैसा कि आपकी एक पर्सनैलिटी रही है कि आपने हमेशा चीजों को आर्टिकुलेट किया है, यू हैव ऑलवेज वेरी नाइसली articulated and presented things like an artist. चाहे वो गीता का ट्रांसलेशन हो या आपके कोई भी मैनेजमेंट के दूसरे एस्पेक्ट्स, मैंने आपकी कई किताबों का जो लॉन्च है वो मैंने अटेंड किया है। आपके हर एक वर्क में कहीं ना कहीं किसी चीज को सिंप्लीफाई करके बताने की आप में वो कला है। और आज भी आपने जो चीजें बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो आपने 5 एलिमेंट 3S + 2R के रूप में लोगों को बताया है, ये किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आवश्यक है। टू अचीव द 3 Qs, जो कि किसी भी सक्सेस के बैरोमीटर के लिए आवश्यक है। आई थिंक ऑल पीपल have taken your teachings very seriously, and I think people are fortunate कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन, थैंक यू सर, आपके ऑलमोस्ट गुरु लाइक जो टीचिंग लोगों को मिली है, उनसे लोग बेनिफिट होंगे। एंड वी आर ऑल थैंकफुल टू यू फॉर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी गुड थिंकिंग। और जैसा कि आपने अपनी स्पीच के शुरू में कहा था कि ये कोई थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस नहीं है, आपने अपने जीवन में इसको इंडोरामा से लेके आज तक इसको इम्प्लीमेंट किया, एंड यू गॉट बेनिफिट। नाउ आई थिंक फॉर द ऑडियंस सेक आई कैन से दैट फॉर ए पर्सन to manage 20 different projects of different disciplines
in different locations, it requires definitely some guts. So what performance you are giving to your management is not simple, and you are keeping yourself very cool, very calm, because you are following several principles, and your goal, जैसा श्रेया ने शुरू में आपके बारे में बताया कि प्योर सोल इज माय गोल. शुद्ध आत्मा में काम करने की शक्ति बहुत होती है. आप इसी शुद्ध आत्मा के कारण बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, एंड आई विश यू very good life in future. Ashutosh ji, thank you very much for management principles which you have defined, and I'm sure that we all have been benefited by your teachings. Thank you very much to both of you, and look forward to another round of discussion with you sometime. Thank you. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. Thank you. I'm honored. So Thank thanks a lot, and we look forward to buying your copies of books for Sampark members, and also looking forward for your association with us for Sampark Sakha, for which we had already discussed. So thank you, Lodha ji, and thank you, Ashutosh ji, for your pearls of wisdom. Thank you. Thank you so much. It was pleasure interacting with you, and on honor as well. Thank you very much. Yeah. Bye. 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 Thanks to everyone for finding time and attending this session. We'll end this Google Meet session here. Good day. Thank you.